अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। इलेक्शन कमीशन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करता है तो अदालत में तलब कर लिया जाता है, रिव्यू पे जाता है तो सोशल मीडिया पे हदफ तनकीद बना दिया जाता है और उनसे कहा गया कि आप 8 फरवरी के इलेक्शन करवाएं और जो डेट दे दी गई है इसमें ना रद्दोबदल होगा ना कोई बात होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन बेचारा करे क्या? यहाँ पे ऐवान बाला सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो जमहूरियत का सुप्रीम इदारा है, वो ऐवान आज कसरत राय से करारदाद मंजूर करता है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसके लिए साजगार माहौल नहीं, लिहाजा इन इंतखाबात को उस वक्त तक मुलतवी कर दिया जाए जब तक साजगार माहौल मुयसर नहीं आता। अब अरकान सेनेट में जब ये करारदाद पेश हुई तो उसका प्रोसीजर ये अडॉप्ट किया गया कि जो रूटीन का एजेंडा था पहले उस एजेंडे को मुअत्तल किया गया, उसके बाद परमिशन मांगी गई चेयर से कि वो एक करारदाद पेश करना चाहते हैं और सेनेटर दिलावर की को वो परमिशन दी गई। उस परमिशन के बाद वो करारदाद पढ़ी गई, उसके ऊपर राय शुमारी की गई और उस राय शुमारी में कसरत राय से करारदाद पास कर ली गई। लेकिन सेनेटर अफनान उल्लाह जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, उन्होंने नो कहा, उन्होंने एतराज किया। उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ऐसे हालात नहीं थे। 2008 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन और 2018 का इलेक्शन, उस वक्त भी सिक्योरिटी के मखदूश हालात थे और सिक्योरिटी के मसाइल थे, लेकिन उसके बावजूद जमहूरियत का सिलसिला चलना चाहिए और इलेक्शन हुए। लेकिन उसके बाद अजीब मामला यह हुआ कि सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार रायशुमारी करवाई गई। फिर जो निगरान वजीर इतलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, वो ऐवान में आए और उनकी मौजूदगी में फिर रायशुमारी कराई गई। बड़ा आसान काम था। अगर इस रायशुमारी को रोकना था तो कोई एक सेनेटर उठता और कोरम की निशानदेही करता। कम अज कम 25 अरकान अगर हो तो कोरम पूरा तस्वर किया जाता है, लेकिन किसी सेनेटर ने कोरम की निशानदेही नहीं की और बिल आखिर वो करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटेरिएट की जानिब से मंजूर शुदा करारदाद का मुसविदा इलेक्शन कमीशन को, वजीर आजम को और सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया गया। अब इस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन क्या करे? वो तैयारियों की तरफ जाता है, इलेक्शन करवाने की तरफ जाता है तो यकायक कोई ना कोई उफ्तद आप पड़ती है, कोई ना कोई मसला सामने खड़ा हो जाता है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन फिर भी छड़ जाता है। और ये एक सारा मामला कि वो तमाम जमहूरी कुव्वतें जो कहती हैं जमहूरियत चलनी चाहिए, इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, और तमाम के तमाम लोग वो फील्ड में हैं, कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं, मंजूर हो रहे हैं, इलेक्शन के जलसे जुलूस किए जा रहे हैं। लेकिन सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने आज ये करारदाद मंजूर करके एक अजीब सा मखमसा क्रिएट कर दिया। अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान की इस करारदाद की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन क्या करेगा और इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शन है, इसके ऊपर अभी हम आज गुफ्तगू करेंगे। और दूसरी जानिब इलेक्शन की तैयारियां हैं, सियासी जोड़ तोड़ है और मुफाहमत के बादशाह जरदारी साहब ने मुल्तान में डेरे लगाए हुए हैं और उनका ये कहना है कि वो साउथ पंजाब की चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, टिकटें भी फाइनल करेंगे और ये शुनीद है कि नून लीग के बहुत सारे अकाबरीन जो साबिक अरकान है सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली, वो भी पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। तहरीक इंसाफ वो इख्तलाफात का शिकार क्यों हुई? अभी कल ही की बात है, बैरिस्टर गोहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके फौरन बाद शेर अफजल मरवा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वहां पे आगे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, जबकि चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने मना किया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। ये जो इख्तलाफ है, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल में है और पीछे जो अकाबरीन आपस में इख्तलाफ दिखा रहे हैं और इस इख्तलाफ के बावजूद कैसे पार्टी टिकट अनाउंस करेगी और कैसे इलेक्शन में जाएगी, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। आज वफाकी दारुल हुकूमत में एक वाकया हुआ, सुन्नी उलमा काउंसिल के एक रहनुमा को मार दिया गया, फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, जाँ बाक हो गए। उसके ऊपर लोग सरापा एहतजाज है। अब देखना यह है कि ये सिक्योरिटी की लैब्स है या दहशतगर्दी की जो हालिया लहर है, इस सारी सूरत हाल में कैसे इलेक्शन हो पाएंगे और इलेक्शन प्रोसेस कैसे पुरअमन होगा, इस पे भी अपने पैनलिस्ट से गुफ्तगू करेंगे। जबकि एक आखिरी चीज वो ये कि ताहयात नाअहली की केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, उसके ऊपर भी आज समाअत मुकम्मल हो गई है और ये शुनीद है कल किसी भी टाइम कोई शॉर्ट ऑर्डर सामने आ सकता है। ताहयात नाअहली का फैसला क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है और इसका फायदा किसको होगा, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, तमाम पहलुओं पर हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन।
नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाता चलो। राना अरशद साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करें, हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में। सेनेटर ज्ञान चंद साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करें, हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक है। उसामा रजी साहब नायब अमीर जमात इस्लामी कराची हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक है। राना अरशद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ऐसा क्या हुआ कि इधर तो इलेक्शन चल रहा है, लोग फील्ड में हैं, कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं, मंजूर हो रहे हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं, और यकायक सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर करता है। और सिर्फ सेनेटर अफनानुल्लाह जो मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने इस पर एतराज किया, इसकी मुखालफत की, बाकी तो किसी ने एतराज नहीं किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का, आपकी पूरी टीम का, और इंतहाई अदब से अर्जी करना चाहता हूँ कि इलेक्शन आइन के मुताबिक ड्यू हैं, होने चाहिए। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुश्तरका तौर पर एक डेट दे दी है, और मैं एज ए कैंडिडेट PP 133 जो कि NA 111 ननकाना साहब में कंपेन पे हूँ, और इस दौरान भी अपने इलेक्शन कंपेन को रोककर आपके साथ मुखातब हूँ। इलेक्शन किसी सूरत नहीं रुकने चाहिए, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड था 35 रुकनी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 20-22 दिन की एक्सरसाइज करके कैंडिडेट्स के इंटरव्यू किए हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स की टीमें गई, फिर डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स की टीमें गई, और उनके साथ ज़िली सदूद ने मिलकर ये एक प्रोसीजर को अडॉप्ट किया। फिर बलूचिस्तान की हमने टिकटें इशू कर दी हैं, और पंजाब की टिकटें और दूसरे सूबों की टिकटें जो हैं वो विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू आवर्स इंशाल्लाह वो इशू हो रही हैं, प्रोसेस सारा हो रहा है। और ये हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल किसी सूरत अफोर्डेबल नहीं है, ना मुल्क के लिए, ना अवाम के लिए, और ना ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी की पोजीशन है। इलेक्शन होने चाहिए, फेयर एंड फ्री होने चाहिए। और इसमें जो इफनान ने बात की वो लेकिन राना साहब, सेनेट की जानिब से जो करारदाद पास हो गई उसका अपना एक वेटेज है। इलेक्शन कमीशन उस करारदाद को क्या नजरअंदाज कर सकता है? मैं समझता हूं कि मेरा ख्याल ये है, या जो मेरे तक इतला है, कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल उसका जवाब भी दे दिया है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि सेनेट का जो सुप्रीम अदारा है हमारा, और उसकी एक अपनी अहमियत है। लेकिन इन हालात में जब इलेक्शन कैंपेन जारी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि सर्दी की शिद्दत है, कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन क्योंकि एक फैसला हो चुका है और हम उस फैसले को ऑन कर रहे हैं, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हमने तो अपने जो डिविजनल लेवल पर जलसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका शेड्यूल बना लिया है। मियां नवाज शरीफ साहब डिवीजन लेवल पर जलसों की में स्पीच करेंगे, उसी तरह मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, और पंजाब में सूबाई सदर राना सनाउल्लाह खान साहब। और मैं बतौर नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब आपको जिम्मेदारी से ये अर्ज कर रहा हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए। हमारी लीडरशिप और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन में हैं, और हमारी टिकटें जो हैं बलूचिस्तान को जारी हो चुकी हैं, बाकी फाइनल हो चुकी हैं। और ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना रोल प्ले करना चाहिए, और इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए। जी 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 जी, ठीक हो गया। मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये सेनेट ने जो करारदाद पास की यकायक, ये तो तमाम इलेक्शन प्रोसेस को स्लो कर दिया गया, एक नई डिबेट शुरू हो गई। कैसे देख रहे हैं इस करारदाद को? आपने शेर से आगाज किया था तो गालिब की मुझे भी याद आ गई। जी जी। आगे आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। आपने जो इंट्रो दिया वो भी बड़ा मज़ाक़ेज़ था। सेनेट के अंदर आपने कहा करारदाद मंजूर हो गई। इस बात का जिक्र करना भूल गए कि सेनेट के इजलास के अंदर सिर्फ 14 लोग बैठे थे। ये उस सेनेट के चेयरमैन को क्या इजलास रखना चाहिए था 14 पे नहीं या नहीं?
नहीं और उस नहीं नहीं इजलास के नहीं अंदर नहीं, कोई फिरदौस साहब इतनी देखिए, अहम सेनेट फिरदौस साहब, मैं सिर्फ एक चीज देखिए, सेनेट के इजलास में भले एक सेनेटर बैठे हों, जब तक कोरम पॉइंट आउट नहीं होगा तो वो कंसीडर होगा। कोरम पॉइंट आउट हो जाएगा तो उसके बाद वो जरूरी है कि कोरम पूरा करना। जी प्लीज, जी प्लीज। आई एम सॉरी, आई एम अ पार्लियामेंटेरियन। A speaker सर or a senate का chairman should not call the senate into session if the quorum is ठीक not हो गया, existing. अगर ठीक। ड्यूरिंग द इजलास कोरम खत्म हो जाए और कोई पॉइंट आउट ना करे कि कोरम खत्म हो गया है, तो इजलास चल सकता है। आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक। असूली तौर पे सही नहीं कह रहे। अगर कोरम था नहीं तो इजलास इल्लीगल इजलास है, पहली चीज। दूसरी चीज, इतनी अहम मौजू की करारदाद जबकि हाउस में कोरम नहीं था, वोटिंग पे कैसे लाई गई? इस वक्त इन सब सेनेटर्स पे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के लिहाज से इनको वही सजा होनी चाहिए जो वो कह रहे थे कि जिस आदमी ने ये कहा था कि आरओ का इलेक्शन, आरओ को हटाया जाए, तो कोर्ट ने तलब कर लिया था इन सब सेनेटर्स को भी करें। सिर्फ ये नहीं है, राणा साहब अभी जो है अपनी कैंपेन छोड़ के हम सबसे मुखातिब हो रहे थे, अपनी अर्जदाश्त पेश करने नहीं आए थे, वो मुखातिब हो रहे थे। वो बादशाह लोग हैं, वो मौरूसी सियासत के शहजादे हैं, वो भी किसी न किसी तरीके से शरीफ खानदान से उनका कोई करीबी ताल्लुक है, जो वो हमसे मुखातिब हो रहे हैं और हमें उन आया होने के तहत सुनना है उनके इरशादात को। बात सारी ये है कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये आईनी इलेक्शन नहीं है, गैर आईनी इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक हो इससे गया। क्या इलेक्शन होते हैं असेंबली के डिसॉल्व होने के 90 दिन बाद। इलेक्शंस को होना चाहिए उन डिलिमिटेशन पे जिसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो कि लीगली ऑथराइज हो, उसने अप्रूव किया हो। 31 मई का सेंसस, 8 अगस्त को सेंसस में आप क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आप क्यों गैर-आईनी काम कर रहे हैं? अगर आप समझते हैं कि गैर-आईनी, आप क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आप जनाब फरमाया ना कि आप जो राणा साहब गुफ्तगू करने दीजिए। राणा साहब प्लीज फिरदौस साहब को गुफ्तगू करने दीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी फिरदौस साहब, बात मुकम्मल कीजिए। ये जो चीज है कि ये सेंसस जो अप्रूव किया गया एक गैर आईनी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से किया गया। पंजाब की असेंबली के इलेक्शन जो 90 दिन में हो रहे थे वो तकरीबन 1 साल बाद होंगे। केपी के असेंबली के इसी तरीके से। बात यह है कि मुझसे राणा साहब ने जो है बरहम होके, इससे कि बादशाहत के मिजाज में बरहमी होती है, बरहम होके सवाल पूछे कि तुम इलेक्शन क्यों लड़ रहे? हम तो हर हाल में इलेक्शन लड़ेंगे, इसे कि आप जैसे के लोगों का रास्ता रोकने के लिए जमहूर की आवाज आनी चाहिए। ये कोई है कि अगर आप गैर आईनी इलेक्शन कराएंगे, अगर आप राणा साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। राणा साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, प्लीज राणा साहब प्लीज, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी फिरदौस साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी फिरदौस साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी मुझे मुकम्मल करने दें, उनका सब्र का पैमाना बड़ी जल्दी लबरेज हो जाता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन पढ़ लें। आप मुकम्मल कीजिए। आप हमेशा राणा साहब यही आपकी नकवी साहब खूबी है। राणा साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। राणा साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, प्लीज राणा साहब मैं आपकी तरफ। जी फिरदौस साहब जी मुकम्मल कीजिए फिरदौस साहब। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। ये जो रास्ते पे हम चल रहे हैं, आप भी चलिए उसके रास्ते पे। बात ये है कि ये गैर आईनी इलेक्शन है और हम हिस्सा लेंगे, इससे कि इस मुल्क की इस जद्दोजहद में सबसे अहम जरूरत क्या है कि अवाम की राय लेके जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे एक फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के तहत उनको इख्तियार सौंप दिया जाए। मैनेज डेमोक्रेसी इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपका पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया फिरदौस साहब। जी सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आज जो सेनेट ने 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद पास की कसरत राय से,
उसमें पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी मौजूद थे, बैरमन तंगी साहब, और शायद उन्होंने अपोज नहीं किया, गो के वो कहते हैं कि उन्होंने अपोज किया और पीपल्स पार्टी ने उन्हें शो काज भी जारी किया। क्या कहेंगे सर? देखें, इस किस्म की सेनेट से करारदाद पेश होना यकीनन अफसोस की बात है। बैरमन तंगी साहब ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है, उसने कहा कि हमने नो में वोट दिया है। ये पूरी जो बात है ना, वो इतना सिंपल नहीं है। एक अहम करारदाद थी जो इस मुल्क के लोगों की राय का हक जो इस्तेमाल होना था उसके खिलाफ करारदाद थी, और जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी गैर मौजूदगी में चुने बुने जो है लोग बिठाकर सेनेट चेयरमैन ने, और ऐसे दिन पे जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के सालगिरह थी, हम लोग भुट्टो की सालगिरह मना रहे थे, हमारे बाकी सेनेटर्स उस सालगिरह की वजह से नहीं थे, जिसने इस डेमोक्रेसी के लिए जान दे दी, जिसने इस मुल्क के बेआइन को आइन दिया, उसकी सालगिरह के दिन पे इस किस्म की हरकत हुई। हम समझते कि ये एक काला धब्बा है हमारे डेमोक्रेटिक जो हिस्ट्री है उस पे, जो इस 14 सेनेटर्स में जिन्होंने नो में दिया उनको छोड़कर बाकी लोगों के ऐमाल की वजह से है। मैं समझता ये कोई राय नहीं है सेनेट की। आम कोई करारदाद होती, आम अवाम के मफाद की कोई करारदाद होती जिसपे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, फिर तो ठीक है भाई, टाइम बचाने के लिए इसके लिए वो आंखें बंद करके उसको पास कर देता कि भाई फॉर्मेलिटीज पूरी करनी। ये फॉर्मेलिटीज पूरी करने का मसला नहीं था, ये मुल्क के लोगों के राय का था। हाँ, मैं किसी हद तक फिरदौस शमीम नकवी से इत्फाक करता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, 90 दिन में होनी है। ये पंजाब और उसकी इलेक्शंस कब होनी थी वो भी मैं एग्री करता हूँ, लेकिन शमीम नकवी साहब को ये भी याद दिलाना चाहता हूँ जो नो कॉन्फिडेंस के वक्त में आपकी लीडरशिप ने किया, कम से कम उसको तो कंडेम कर देना। अगर आप जमहूरियत पसंद हैं तो हर गैर आईनी चीज को कंडेम करें, वो चाहे इमरान खान करे या और कोई करे। मैं फख्र से बात कर सकता हूँ कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के खालिक की पार्टी से हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत भी करते हैं, उसके इज्जत के लिए हमने कुर्बानियां भी दी है, और हम कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करेंगे। इमरान खान को निकालने के लिए कि बाकी लोगों की कुछ राय और थी, हमने कॉन्स्टिट्यूशनली उसको निकाला। ठीक। उसामा रजी साहब, सेनेट ने 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी करने की एक कसरत राय से करारदाद मंजूर की। देखिए, सेनेटर भले 14 थे वहाँ पे, 2 ने मुखालफत की या 1 ने मुखालफत की, लेकिन कसरत राय से मंजूर होगी और वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। सर, क्या देख रहे हैं ये सेनेट में जो हुआ, इससे इंतखाबी अमल में तातुल आ सकता है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मुल्क को अगर किसी सही रास्ते पर और किसी जो दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमें हैं, कानून पसंद कौमें हैं, अगर उस रास्ते पर मुल्क को चलाना है तो मुल्क को तो आइन के मुताबिक चलना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कहा फिरदौस भाई ने, 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए थे। 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए, और ये इंतखाबात करवाने के लिए जो केयर टेकर हुकूमत बिठाई गई है वो इस तरह से हुकूमत कर रही है कि जैसे कि उनको आवाम का मैंडेट हासिल है। और जो केयर टेकर हुकूमत है ये बुनियादी तौर पे PDM की उन्हीं 13 पार्टियों का तसलसल है। ये जो 13 पार्टियां हैं ना, जिन्होंने इस मुल्क के गाड़ी को जो एक ट्रैक पे चल रही थी उसको मुंह के बल गिराया है, और उसके बाद खुद मुसल्लत हो गए, और उसको कहते हैं माशाल्लाह जमहूरी तरीके से उन्होंने ये काम किया है। क्या बात है आपकी जमहूरियत की। ये जो जमहूरियत दुश्मन इक़दाम करने वाली पार्टियां हैं, पार्टियां क्या हैं? प्रॉपर्टियां हैं। 2 ख़ानदान की प्रॉपर्टियां हैं, और उनके साथ बकिया ये 11 जो है मज़ीद अंडे शामिल हो गए। ये एक ही टोकरी के, एक ही सिक्के के 13 रुख हैं ये। और इन 13 पार्टियों ने मिलकर इस मुल्क के साथ पिछले 2 सालों में जो कुछ किया है, 1.5 सालों में, उस तबाही और बर्बादी का तसलसल है। क्या किसी भी सेनेट को और कौमी असम्बली को इस बात का हक़ हासिल है कि वह आइन से मावरा कोई करारदाद पास करे? इसका तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? लिहाजा इस मुल्क में अगर इंतखाबात जिस तरह भी मुनक्किद होने का ऐलान हुआ है, और हम इसकी तायीद करते हैं कि इंतखाबात के अंदर पूरी कौम जाने के लिए तैयार है, और मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर एक मुजरिम को
वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल देकर जिस तरह से उसको यहाँ पर हालात पैदा किए जा रहे हैं कि जैसे कि वो आइंदा इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, अगर इस तरह से इस मुल्क में इंतखाबात कराने हैं, किसी को दीवार से लगा दो, किसी के साथ ये कर दो, किसी के साथ वो कर दो, और एक मुजरिम को जो है दोबारा से वज़ीर आज़म बनाने के इक़दाम शुरू कर दो, मैं समझता हूँ इस तरह से पाकिस्तान की जो भलाई का कोई पहलू इसमें से नहीं निकलता, और ये पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी के इक़दाम हैं। हम समझते हैं कि इस पूरी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो तबाही जिस शहर के हिस्से में आई है वो कराची शहर है। कराची शहर चूँकि माशी एतबार से, सियासी एतबार से और दीगर पहलुओं के लिहाज से इस मुल्क का सबसे नुमायाँ शहर है, इसलिए सबसे ज़्यादा मुतासिर यही होता है, चाहे मरदमशुमारी का मामला हो जैसे कि निशानदेही की गई, चाहे इसके अलावा ज़िंदगी और जीने के बुनियादी हुकूक़ का मामला हो, वो सब चीज़ें, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम वसाइल इस शहर कराची के ऊपर कोड़े की तरह बरसती हैं, और पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो शहर इस वक्त मुतासिर हो रहा है वो कराची शहर है, और हम समझते हैं कि इसके भी हुकूक़ बहाल होने चाहिए और बकिया पूरे मुल्क के हुकूक़ भी बहाल होने चाहिए। जी ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राना अरशद साहब, जरदारी साहब ने मुल्तान में डेरे डाले हुए हैं और ये शुनीद है, कंफर्म आप कीजिए कि सुना है नून लीग की को विकटें शिकटें साउथ पंजाब से वो उड़ा रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है, और नून लीग जो है वो अपना ये होमवर्क मुकम्मल कर चुकी टिकटों के हवाले से, सूबाई और पंजाब की एनए की टिकटों के हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने होमवर्क कर लिया, हम कर रहे हैं। बातें करना तो बड़ा आसान है, और यहाँ जो 25 जुलाई 2018 को आरटीएम सिस्टम बैठा था, बड़े बड़े माशाल्लाह दानिश्वर बात तो करते हैं, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि हकाइक बड़े वाज़े हैं, और वो आरटीएम सिस्टम की अवधि नींद के नतीजे में जो मुसल्लत इमरान नियाज़ी और टोला हुआ था, उनके पौने 4 साल के जो गुल खिलाए गए, जब पाकिस्तान तबाह बर्बाद हुआ और यहाँ पर जो कर्जों की मद में पाकिस्तान पर बोझ डाला गया, और ये डॉलर तो 104 रुपए का था, ये 48 रुपए किलो चीनी थी, 50,000 का एक तोला जेवर था, 4 रुपए बिजली का यूनिट था जी। और 2017 में पनामा का ड्रामा करने वाले, मैं सब काबिल एहतराम, लेकिन जो गए थे कोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस लेके, क्या उनको ये याद है, उनको तौफीक हुई कि 356 के केस जो थे, बाकी केसेस का क्या बना? अकेले नवाज शरीफ को फारिग किया क्योंकि बेटे से तनख्वाह नहीं दी, और जो अहमद खान ने, बड़े सीनियर वकील है, 4 महीने पहले बात की थी कि नवाज शरीफ साहब का केस कोर्ट में आने से पहले फैसला हो गया था कि उनको नाहल करना है। जो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के इत्तेहादी थे, और वो पौने 4 साल में जो उनके इत्तेहादी थे वो ठीक, और आइन 1973 के आइन में यही है कि अदम इत्तेमाद करके दूसरी गवर्नमेंट को, एक गवर्नमेंट को तब्दील किया जा सकता है, और अगर 10 अप्रैल 2022 को अदम इत्तेमाद हुआ तो उसमें अगर गैर कानूनी था तो मेरे मज़दूर दोस्तों को कोर्ट में जाना चाहिए था कि ये गैर कानूनी तरीका इख्तियार किया गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि सब काबिलिया पार्टीज मेरे लिए काबिल एहतराम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करेंगे। 2002 के इलेक्शन में नवाज शरीफ को इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाजत नहीं थी, जब 12 अक्टूबर 1999 को खून खराबा के नतीजे में शब्बे खून मारा गया और आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए लोग। फिर 2008 के इलेक्शन में भी नवाज शरीफ नहीं थे। फिर 2013 में अल्लाह ने मौका दिया तो नवाज शरीफ ने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। नवाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह ज़रबे अज़ब का आगाज 16 जून 2014 को किया था कौमी असम्बली में एज ए प्राइम मिनिस्टर। गुड या बैड, तालिबानी जो क्रिमिनल है उनके खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह कानून हरकत में आया। और फिर 2018 में नवाज शरीफ जेल में थे। 13 जुलाई को नवाज शरीफ अपनी बेटी समेत जेल में गिरफ्तारी देने के लिए आए। फिर मार्च 2018 में मुस्लिम लीग के जो सेनेट का इलेक्शन था, हमारा तो निशान शेर था सेनेटर का, वो भी खत्म कर दिया गया। 2017 में नवाज शरीफ को पार्टी की तरह से फर्क कर दिया गया। इसके बावजूद मैं समझता हूं
सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए। कराची बिल्कुल पहला दारुल है, कराची मुफ्तियों का शहर है, उसकी भी तरक्की होनी चाहिए, पूरे मुल्क में होना चाहिए। तमाम पार्टीज अपना अपना मंशूर दे, काम करे, आगे की तरफ आए। और मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम तो टिकटें तकसीम कर रहे हैं या हो गई हैं, याद ही हो रही हैं, तो बाकी किस पार्टी ने टिकटें अनाउंस कर दी हैं, ये होनी चाहिए। सब मेरे भाई हैं, काबिल एहतराम है, लेकिन हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम फील्ड में हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जब वो जब मलिक अरशद ने बात की थी कि मुझसे कैसे फैसला लिखवाया गया, तो किसी को तौफीक हुई कि एक बेगुनाह बंदे को किस तरह सजा दी गई, नाहल किया गया। और पूरे पाकिस्तान में मुझे बताएं कि बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में कितने लोग नाहल हुए हैं? कोई है? नहीं है, नॉट एट ऑल। ये नवाज शरीफ के साथ जो नजर आ गया 2017 से लेकर आज तक जो मुल्क के साथ हुआ, ये महंगाई की जिम्मेदार वही टोला है जो नवाज शरीफ को उतारने के लिए। राणा साहब आपका नुक्ता नजर आ गया। फिरदौस शमीम नकवी साहब, तहरीक इंसाफ में किसी किस्म का कोई अभाम, कोई इख्तलाफ तो नहीं है ना टिकटों के मामले पे? बैरिस्टर गौहर साहब हो या शेर अफजल मरवत साहब हो या बाकी जो लीडरशिप है, वो सारी एक पेज पे है, कोई इख्तलाफ तो नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक बड़ी जमात है, हमारे यहाँ इख्तलाफ होते हैं, हम इसको मुस्बत तरीके से देखते हैं और यूनिटी भी रखते हैं। अभी आपने देखा था इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जरूरत थी कि आना पोस्ट आए, पार्टी में कोई खड़ा हुआ। ये जो बातें कर रहे हैं ना सच्चों की, जरा सच्चों का हाल तो देखे ना। पनामा तो बहुत झूठा था, जो इनके एक शहजादे ने कहा कि हम किराए पे रहते हैं, दूसरे शहजादे ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी है, तीसरी शहजादी ने कहा मेरे नाम का तो कोई एक चीज पाकिस्तान में नहीं है। ये उस वाक़े से अब तक 90 करोड़ की तो हो गई है, जो इन्होंने खुद इस साल डिक्लेयर कर दिया। ये दौलत कहाँ से आती है? ये जो वादा करके गए थे, इतने हाल खराब थे। जरा किसी डॉक्टर को बुलाइए, अगर आप एक ईमानदार एंकर हैं, और उससे पूछें कि एक शख्स जिसके 15,000 और 12,000 के दरमियान प्लेटलेट्स हो, वो जहाज में बैठते ही कैसे ठीक हो जाता है? या तो इन्हीं लेबोरेटरी टेस्ट में गड़बड़ कराई, या ये मुमकिन नहीं है। ये हुकूमत तो आपकी थी, पंजाब में भी, मरकज में भी हुकूमत तो आपकी थी। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वजीर सेहत थी, उन्होंने एंडोर्स किया, काबीना ने इसका जवाब। अब इनसे कहें कि खामोशी इख्तियार कर लें। दरबारी, आपको सीट मिल चुकी है दरबारी साहब, क्यों फिक्र कर रहे हो? टिकट मिल गया है। नहीं, देखिए जातियात, देखिए जातियात पे नहीं जाइए फिरदौस साहब, जातियात पे नहीं जाइए, आर्गुमेंट जातियात पे नहीं कीजिए प्लीज। ये मैं जातियात पे आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए। कराची का बेड़ा गर्क करने वाले तुम हो, और बल्दियाती इलेक्शन में देखिए अपनी पार्टी से राणा साहब एक मिनट, राणा साहब एक मिनट, राणा साहब फिरदौस साहब को बात मुकम्मल करने दीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ जी। फिरदौस साहब को बात तो करने दीजिए राणा साहब प्लीज जरा फिरदौस साहब को बात करने दीजिए। फिरदौस साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुकम्मल कीजिए प्लीज। राणा साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, राणा साहब आपकी तरफ आता हूँ, इनकी तरबियत नहीं, मैं आपकी तरफ आता हूँ राणा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ प्लीज प्लीज। ये गोल खिलाएंगे जी जी फिरदौस साहब, जी फिरदौस साहब, राणा साहब जी फिरदौस साहब जी, आप मुकम्मल कीजिए फिरदौस साहब। बात सारी ये है कि ये सब भी गलत। वो जो बॉन्ड भरा था शहबाज शरीफ ने, 1 साल में वापस आएंगे, क्यों नहीं लेके आए? सारी दुनिया घूम लिए, यूरोप घूम लिए, उम्रे कर लिए, पाकिस्तान नहीं आए। ये हिम्मत वाले लोग। ये वो खानदान है जो पाकिस्तान में 3 दफा वजीर आजम बनने के बाद इनकी औलाद जो है उसने अपनी तमाम तर दौलत कहाँ इन्वेस्ट की है? मुल्क से बाहर। वाह भाई, क्या मोहब्बत करने वाला खानदान है। ठीक, अब भी ये कहेंगे हमसे ज्यादा कोई पाकिस्तान में शरीफ खानदान से ज्यादा कोई बेहतर खानदान ही नहीं है। छोड़ दें इस मुल्क का पीछा, बहुत लूट किया इस मुल्क को। बात ये है कि हम आपको आपका नुक्ता नजर आ गया। मैंने तो अभी नुक्ता ही शुरू किया, आप नजर कहाँ से आएगा? जी, लेकिन आप कहते हैं खामोश हो जाता हूँ। प्लीज नहीं, आप बात कर मुकम्मल कीजिए फिरदौस साहब। ये मैं ये बात जो कह रहा हूँ, फिरदौस साहब मुकम्मल कीजिए प्लीज। जी,
बात सारी है जो कुछ पाकिस्तान की सियासत में उस 16 माह में जो पीडीएम में हुआ, इन्हें कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी, भाई आप इख्तिदार में आ गए थे, आपने चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्यों नहीं पेश किया? उन 16 जमातों को ही पेश कर देते जो आपके साथ हमसाये बनी हुई थी या आपके साथ थी या आपके सपोर्ट में थी, भेजते ना कि जी हमारा इतना जबरदस्त प्रोग्राम था चार्टर ऑफ इकोनॉमी का, जो पीटीआई ने सुनने से इनकार कर दिया था, इसलिए मुल्क के हालात खराब हो गए। आप बच्चे थे कल के, आपके रैंक्स के अंदर 3 या 4 साबिक वजीर आजम थे, 4 फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए थे जिन्होंने सर्व किया था। उनको नजर नहीं आ रहा था कि आईएमएफ के साथ पीटीआई ने क्या मुआहदे किए हुए? व्हाई डिड यू वॉक इन थ्रू द ट्रैप? अगर आप में इतनी भी जहानत नहीं थी, 1-2 महीने इंतजार करते, पीटीआई तो वैसे ही अपने खुद वजन में तबाह हो जाती। जी और आप मुझे आप चले जाते जिस जगह आपको 2/3 अक्सरियत मिल जाती, या तो आप माने कि आप लोग ठीक हो गया जो है अलिफ से जो कुछ होता है ना अकल के बारे में वो है, तो ऐसे लोगों को हुकूमत नहीं मिलनी चाहिए जो हे से होती है। फिर दोस्त साहब आपका नुक्ता नजर आ गया। आप लग जाए तो आपको पता है क्या है, मीम तो महाजिर मूवमेंट हो गया, आपका नुक्ता नजर आ गया, पाकिस्तान आपका नुक्ता नजर आ गया, आपका नुक्ता नजर आ गया। मुझे जरा बाकी गेस्ट को भी ऐड करने दे। उसामा साहब, जरदारी साहब का मुल्तान में पड़ाव है और जोर तोड़ जारी है, क्या कहेंगे? हेलो, मैं भी इधर आपके साथ बैठा हुआ हूँ। देखिए बुनियादी बात ये है, मैं बिल्कुल सर साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, सर साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, पे अगर बात नहीं आपकी तरफ आ रहा हूँ सर साहब, सिर्फ नहीं क्यों सर साहब सिर्फ मुझे 2 मिनट दिए, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ प्लीज। जी बिल्कुल मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, सिर्फ मुझे 2 मिनट दिए। जी उसामा साहब, क्यों मेरी बात मुकम्मल कर लो फिर उनके पास चले जाओ। भाई सुनाए बात करने के भी मैं कुछ आदाब होते हैं। आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी उसामा साहब आप, मैं कह रहा था कि सुना है बात करने के भी कुछ आदाब होते हैं। तो जो इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो तो जाहिर है कि इसमें ना आइन का कोई लिहाज है, ना आदाब व अदब का कोई लिहाज है। पाकिस्तान जो है वो गैर आइनी तरीके से इस वक्त चल रहा है और उसमें जिन लोगों ने पॉलिटिकल फ्रंट पे अपना हिस्सा डाला है वो पार्टियां बिल्कुल एक्सपोज हैं। एक जाली तनाजुर पैदा किया जा रहा है, एक मसनूई ऑप्टिक्स पैदा की जा रही है कि ये पीपल्स पार्टी है और ये कुछ इनके हरीफ हैं जो नवाज शरीफ हैं और इन दोनों के दरमियान कोई मुकाबला हो रहा है और बकिया कुछ पार्टियां हैं वो इसमें हरीफ हैं। ये एक बिल्कुल ये सब जाली हैं, एक जाली तनाजुर पैदा किया जा रहा है। महज कुछ खाके हैं जिसमें रंग भरने की कोशिश की जा रही है और मुझे नहीं मालूम कि जिन साहब को यहाँ वजीर आजम के तौर पर पेश किया जा रहा है वो यहाँ किसका खेल खेलने के लिए आ रहे हैं। मैं तो ये बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हमें इस नेशनल पॉलिटिक्स को रीजनल तनाजुर में देखना चाहिए, एक वसीतर दायरे में देखना चाहिए। और हमें ये नज़र आता है कि इसमें हमारे एक तरफ चीन है, भारत के हवाले से नवाज शरीफ साहब के जो बयानात सामने आ रहे हैं वो निहायत अफसोसनाक हैं, निहायत शर्मनाक हैं, निहायत काबिल मजम्मत हैं और वो उन्हीं चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि जिस पे पूरी कौम इसके खिलाफ खड़ी हुई है। लिहाजा कौम इस किस्म की साजिशी अंदाज को इस इंतखाबात के ज़रिए अगर रंग भरने की कोशिश की जाएगी, कौम इसको कबूल नहीं करेगी। कौम पाकिस्तान के जो 75 साल के बुनियादी हमारे मकासद हैं, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो भारत है, चाहे इसराइल है, चाहे ये दीगर मामलात हैं, कौम के पास बुनियादी उसूल मौजूद हैं और हम उसके ऊपर इंशाअल्लाह इस मुल्क को लेकर चलेंगे। साजिशी तरीके से कौम की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को कोई तब्दील नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक हो गया। ज्ञानचंद साहब, आपके सामने 2 बातें रखना चाह रहा हूं। एक ये कि साउथ पंजाब में जरदारी साहब ने डेरे डाले हुए हैं और नून लीग की सुनाई विकटें उड़ा रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है? दूसरी बात यह है कि ये तासुर है इस तरफ इस्लामाबाद में कि आईनी तरमीम जो है उसके ऊपर भी कोई गुफ्तगू चल रही है नून लीग की और एमक्यूएम की, जिसका इजहार एमक्यूएम खुद बरमला कर भी चुकी। ये आपके पास भी कोई ऐसी शुरू है कि आईनी तरमीम के ऊपर भी बातचीत चल रही है जो इत्तेहाद बन रहे हैं? देखें, पीपल्स पार्टी तो जब पार्लियामेंट आएगी तो वहां पे डिस्कशन होगी कि कौन सी आईनी तरमीम करनी है, कौन सी नहीं करनी है। 18वीं तरमीम सबको पटक रही है जिसको हम चेंज नहीं करने देंगे। एक बात ये, दूसरी बात ये कि ये जो कह रहे हैं ना कराची शहर कराची
तो कुछ पैसे आए जो लंदन चले गए, फिर पीटीआई वालों ने तो कोई पैसे दिए ही नहीं कराची को, जो आज कराची की मालिकी की बात कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि बच्चे तो नवाज शरीफ के भी लंदन में हैं और इमरान खान के बच्चे भी लंदन में हैं, तो बाकी लोग भी ये बात ना करें। जरदारी साहब, हम पॉलिटिक्स के, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के, डेमोक्रेसी के हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं। जरदारी साहब को उधर बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि अगर फेयर और फ्री इलेक्शन हुई तो हमेशा पीपुल्स पार्टी जीता है और इस दफा भी पीपुल्स पार्टी लीड करेगी इस मुल्क में। अगर फेयर और फ्री इलेक्शन, जरदारी साहब मुल्तान बैठे हैं, साउथ पंजाब से कोई अच्छा रिजल्ट आएगा, फेल होगा, फिर पाकिस्तान को नुकसान होगा। ज्ञान साहब, साउथ पंजाब से जरदारी साहब कोई अच्छा सरप्राइज देने की पोजीशन में है, मुल्तान बैठे हुए हैं सर। मैं सिर्फ साउथ पंजाब की आप बात क्या करते हैं, हम पूरे मुल्क से जो है वो आपको सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेंगे अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ। हम तो सीधी बात कर रहे हैं ना। अगर हम हार भी गए, अगर हमें भी किसी ने सरप्राइज दे दिया लेकिन फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ तो हम उसको वेलकम कहेंगे। इस मुल्क को चलने दो, इस मुल्क को इंजीनियरिंग करके रोको नहीं, अपने अपने क्रोनीज को हुक्मरान बनाने के लिए इस मुल्क का नुकसान नहीं करो। अगर ये इमरान खान कठपुतली नहीं आता, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के साथ नहीं आता तो मुल्क आगे चलता। अगर अभी भी अगर सहूलतकारी किसी की जाएगी, लाडला और लाडला प्लस भी को लाया जाएगा, बाय वोट जो भी आए वो मुल्क का मफाद में सोचेगा। बाय इंजीनियरिंग जो आएगा, जो लाडला प्लस बनकर आएगा, वो अपने बॉसेस को ही राजी करेगा, उसको अवाम के मफादात की, उसको मुल्क के मफादात की कोई फिक्र नहीं होगी। ठीक। उसामा भाई, सिर्फ ये शॉर्ट सा कमेंट दीजिए कि कराची में जमात इस्लामी भी सरप्राइज दे सकती है पीपल्स पार्टी को। देखिए, कराची शहर सरप्राइज दे चुका है। कराची शहर का मेन स्ट्रीम जमात इस्लामी के साथ है। बल्दियाती इंतखाबात में शहर ने वाज़ेह तौर पर अपनी राय दे दी है और ये बिल्कुल माजी करीब तरीन अभी चंद महीने पहले की बात है। लिहाजा सरप्राइज़ नहीं, कराची बहुत वाज़ेह ऐलान कर चुका है। लेकिन मैं एक बात कहे बगैर नहीं रह सकता कि इस कराची की और इस मुल्क की तबाही और बर्बादी में जिन तीन बड़ी पार्टियों का किरदार है, उसमें नंबर 1 पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ और MQM है। इन तीन पार्टियों ने इस मुल्क की तबाही और बर्बादी का खेल खेला है और कराची वाले चूँकि सियासी तौर पर बाशऊर हैं, वो इनके चेहरों को पहचान चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला कराची जमात इस्लामी के साथ खड़ा है और अगले इंतखाबात में जमात इस्लामी क्लीन स्वीप करने जा रही है इंशाअल्लाह कराची से। ठीक हो गया, ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। उसामा साहब, आपकी तरफ आऊंगा। ये ताहयात नाअहली का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत उसकी मुकम्मल हो चुकी। पार्लिमान ने जो तरमीम की उसमें 5 साल का एक ड्यूरेशन रखा, जबकि जो साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार, उन्होंने अपने फैसले में ताहयात नाअहली का कहा। समाअत मुकम्मल हो चुकी। एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आप क्या समझते हैं, ताहयात नाअहली जो है वो 5 साल के लिए होनी चाहिए, एक टर्म के लिए होनी चाहिए, या ताहयात होनी चाहिए? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जिसने इस मुल्क को लूटा है, लूटमार की है और चंद एक हाथ से नहीं सैकड़ों हाथों से इस मुल्क को लूटा है, उसका भरपूर एहतसाब होना चाहिए। आप जब तक बड़े मुजरिमों के ऊपर हाथ नहीं डालेंगे, आप बड़े मुजरिमों को तो जो है वो वज़ीर आज़म बनाएंगे, किसी 10% और किसी 90% को सदर बनाएंगे और उसके बाद आप समझेंगे कि इस मुल्क के अंदर जो है वो सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं और 5 साल का हिसाब लगा रहे हैं और 2 साल का हिसाब लगा रहे हैं। ये किसकी आंखों में हम जो है वो धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं? इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए, उसके मुताबिक जो इसकी जद में आ रहा है उसको आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है वो भी वाज़ेह होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने खुले आम लूटमार की है, इस वक्त दिन दहाड़े वो मुल्तान में बैठे हुए क्या कर रहे हैं? खरीद फरोख्त कर रहे हैं ना। साफ लफ्जों में बात करें तो आप क्या कर रहे हैं? ये जमहूरियत है। जमहूरियत की लाश पे खड़े होकर आप जमहूरियत की बात करते हैं। ये क्या, ये इस तरह से इस मुल्क को दौलत और जागीरदारी और ताकत की सियासत ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। और ये वो सियासी अनासिर हैं जो इसमें जूनियर पार्टनर हैं, जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर राज किया है और यही इसके सबसे बड़े मुजरिम हैं। इन मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए। आप 5 साल और 2 साल का हिसाब लगा रहे हैं। ये किसी और मुल्क में होते ना तो इनका पता नहीं क्या हशर होता, जहां कानून और आइन की बालादस्ती होती।
लिहाजा इस मुल्क के जो नौजवान ठीक। नस्ल है वो आगे बढ़ना चाहती है, वो इन चीज़ों से, इस दलदल से बाहर निकलना चाहती है। और जो हमारे बुनियादी इश्यूज हैं, जो अवाम के इश्यूज हैं, मुल्तान में बैठकर क्या बिजली पर, क्या पानी पर, क्या रोजगार पर, क्या महंगाई पर कोई बात हो रही है किसी से? क्या जो टिकट तकसीम किए गए हैं ये कितने में तकसीम किए गए हैं? इसकी क्या कीमत लगी है? क्या जोड़ तोड़ हुआ है? भाई ये सारी सियासत इस मुल्क का ठीक, बच्चा बच्चा ठीक। समझ रहा है। अब आप छोड़ दें, अब दुनिया ठीक। कहीं और पाकिस्तान का नौजवान बहुत आगे बढ़ चुका है और आगे बढ़ना चाहता है। ठीक ठीक। सेनेटर ज्ञान चंद साहब, ये जो नाअहली का मामला केस आज समाअत उसकी मुकम्मल हो गई, बतौर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आप क्या समझते हैं कि नाअहली एक टर्म के लिए होनी चाहिए या ताहयात होनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ इसके लिए क्राइटेरिया मुकर्रर होना चाहिए कि आपने क्राइम कौन सा किया है। मैं तो इसके हक में हूं कि अगर कोई जमात अगर खुलकर किसी टेररिस्ट तंजीम की हिमायत कर रही है या उसके टेररिस्ट एक्टिविटीज पे अगर मजम्मत भी नहीं कर रही है तो उसकी नाअहली होनी चाहिए। वो लोगों का खून कर रहे हैं, दहशतगर्दों के साथियों को बैन करना चाहिए। कोई जमात अपने मकासद के लिए मजहबी कार्ड को इस्तेमाल कर रही है तो उसमें भी बैन होना चाहिए। लेकिन नाअहली के लिए कोई क्राइटेरिया होना चाहिए और ताहयात नाअहली जो है वो इस किस्म के टेररिस्ट के पे होनी चाहिए। आम तरह से कोई क्राइम भी होता है, छोटा मोटा क्राइम होता है, उसकी क्राइम की नोयत देकर नाअहली का फैसला करना चाहिए। मैं इसमें हूँ कि कम से कम 5 साल की तो ठीक है, जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया है, नहीं तो पार्लियामेंट को अख्तियार है कि वो 5 साल की करे या ताहयात करे। कोई कोर्ट, हमारी जुडिशरी की क्या क्रेडिबिलिटी है? अगर जब इंसाफ की तराजू इधर उधर हो, मियाँ साहब नाअहल थे नहीं थे वो अलग चीज है, लेकिन जिस तरह से सजा दी कि क्या वो जस्टिफाइड है? तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे सिस्टम में जब आप किसी ना किसी को सलाम करके, किसी ना किसी के वो लाडले बनकर फैसले करते हैं या हुक्मरानी करते हैं, तो फिर तो कुछ भी मुमकिन है। आपकी मर्जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक हो गया। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप फरमाइए बतौर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वर्कर, ताहयात नाअहली चाहिए 5 मिनट। आधे घंटे से मैं बैठा हुआ, राणा साहब इसके बाद आपकी तरफ आ रहा हूँ। आप इंसाफ राणा साहब आपकी तरफ, इसके बाद राणा साहब इसके बाद आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपकी तरफ आ रहा हूँ। राणा साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, सिर्फ फिरदौस साहब से बात करने दीजिए, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ प्लीज। जी फिरदौस साहब आप रिस्पॉन्ड कर लीजिए। बात सारी है फिरदौस मेरे मुल्क का। जी, मैं आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप मुकम्मल जी प्लीज फिरदौस साहब जी। क्या करूं, शुरू नहीं करने देते तो मुकम्मल क्या करूं बरादर मोहतरम? जी प्लीज बात कर मुझे भी करनी आती है, लेकिन बात कहता हूं कि जो लोग पॉपुलर मैंडेट से इलेक्ट होके आए और ईमानदारी से उस मैंडेट को पूरा ना करें, उल्टे खजाने से पैसे लूटे या उससे नाजायज फायदे उठाए या इख्तिदार का नाजायज इस्तेमाल करें, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो, चाहे वो किसी और जमात में हो, उनको ऐसी सजा होनी चाहिए कि आगे वालों के लिए मिसाल बन जाए। बात यह है कि आज आप देखिए इस मुल्क में मजाक क्या हो रहा है। एक आदमी है जो अभी नाअहल है जी, उसके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। Who is not eligible to contest elections? ये नहीं है कि उसको किसी ट्राइब्यूनल ने के पास भेज दिया है। अभी ये भी नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट उसकी सजा माफ करेगा या नहीं करेगा। बता दीजिए इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कौन सवाल पूछेगा? फिर आप कहते हैं फेयर एंड फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ समझा हुआ है? क्या पाकिस्तान के अवाम को हेलीकॉप्टर केस भूल जाएगा? क्या पाकिस्तान के अवाम को स्विस बैंक के अकाउंट्स भूल जाएंगे? क्या सरे महल भूल जाएगा? क्या ये भूल जाएंगे कि जी तो फ्रांस में सजा हो गई, स्विट्जरलैंड में लोगों को सजा हो गई, पाकिस्तान में रिश्वत देने की, लेकिन में रिश्वत देने वालों को कोई सजा नहीं हो। ये है पाकिस्तान का निज़ाम। और ये वो लोग हैं जिनके पास व्हाइट कॉलर क्राइम का हल क्या है कि आप
नैब को जी साबित करना है कि जो वो इल्जामात लगा रही है वो सही है कि गलत है। दुनिया के किसी एक मुल्क में ये ठीक मिसाल दिखा दे ये लोग कि वाइट कॉलर ठीक क्राइम के लिए ये कंडीशन होती है। बरादर मोहतरम, पाकिस्तान के अवाम सुन रहे हैं, दुनिया भर में वाइट कॉलर क्राइम ठीक के अंदर एक्यूज को साबित ठीक हो करना गया। होता है कि जिसको मुझे एक्यूज किया जा रहा है वो मेरी राइटली एक्वायर्ड वेल्थ है और इन जराए से आई थी। ये वो काम जी ठीक जी है जो नवाज शरीफ ने वादा किया था कौम से कि मैं दूंगा, इसका कि इनको अकामे के ऊपर और तनख्वाह के ऊपर सजा हुई है। अरे वो अमेरिका का गैंगस्टर भी जो था वो टैक्स फ्रॉड में मारा गया था, सबसे बड़ा गॉडफादर था और गैंगस्टर था। ठीक इससे कि ठीक ऐसे लोगों ठीक को मैं जरा से इन लोगों के ऊपर ये वादे पे टांगने की जगह मिलनी चाहिए। इनको जो है ताहयात ठीक की बात कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ जो पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के खजाने को लूटे उसकी सजा सूली पे मौत है। हयात ही खत्म कर दो ऐसे लोगों की। आपका नुक्ता नजर आ गया। आपका नुक्ता राना अरशद साहब, आप लॉ के स्टूडेंट भी हैं, ये बताइए कि जो एक टर्म की नाअहली है या ताहयात नाअहली है, सुप्रीम कोर्ट में आज केस भी वाइंड अप हो गया, इसको कैसे देखते हैं जी? मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा आप समझे कि 302 का जुर्म होता है और उसका रिमांड ठीक 14 जी दिन जी का था, और ये जो चूचू जी का मुरब्बा हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ और जो 10 साल खैबर जी पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट पीटीआई की थी, उसके साथ जमात इस्लामी भी थी और फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके पास जी थी। अब कराची समेत पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके और पनामा के मूवर जमात इस्लामी अब कहां पे खड़ी है? क्या रोल इनका है? अगर इमरान खान ने जो कुछ भी किया वो अलकायदा ट्रस्ट की 500 कनाल की जगह हो, या मैं समझता हूं कि वो पिंडी मोटरवे हो, या मैं समझता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा केपी के जो बैंक का इशू था, ये बराबर के इत्तेहादी हैं। और ये इमरान खान के साथ जो इत्तेहादी थे 14-15, वो भी 3.25 साल के जवाब दे हैं। आज नवाज शरीफ की क्यादत में मुल्क आगे जा रहा है। नवाज शरीफ को सजा हुई और 7.5 साल कौन था जो मियां नवाज शरीफ साहब का बोर्ड हुआ? डॉक्टर यास्मीन राशिद, मिनिस्टर हेल्थ पंजाब, जिसका तलक पीटीआई से था। ये डॉक्टर फैसल सुल्तान कौन है? चीफ सीओ शौकत खानम हॉस्पिटल, और एक कैबिनेट ने फैसला किया। अब इनके पेट में दर्द उठता है भाई, नवाज शरीफ नहीं, जब 12 मई 1998 को इंडिया ने 4 धमाके किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने इंडिया का मुकाबला करके 28 मई 1998 को 4 के मुकाबले में 6 धमाके किए और अमेरिकन प्रेसिडेंट के 5 खूनों को जूते के नोक पर लिखा। और यहाँ चूचू का मुरब्बा हमें सबक सिखा रहा है कि क्या हो रहा है, कौन कौन सी पार्टी जो है वो विरोध का निशाना बन गई है। इस वजह से वो कहते कुछ है, करते कुछ है। इंशाल्लाह 8 फरवरी को अल्लाह ताला की रहमत से नवाज शरीफ इलेक्शन जीतेंगे, नवाज शरीफ चौथी दफा भी वजीर आजम बनेंगे और नवाज शरीफ को अल्लाह ताला जिंदगी दे। नवाज शरीफ साहब को साथ लेके चलते हैं, वो जमात इस्लामी हो, वो पीपल पार्टी हो। भाई किसने 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में वहां पर पीटी फुली नहीं थी उनके पास सीटें, लेकिन हमने जाके नहीं, वहां पर उनको मौका मिलना चाहिए। आज नवाज शरीफ, भाई शहबाज शरीफ ने ये आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट किसने किए थे? ये इमरान खान उनके इत्तेहादियों ने किए थे। जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ, जो महंगाई का इशू है, जिस तरह नवाज शरीफ ने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की, जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने ज़रब-ए-ज़ब का आगाज किया था और पाकिस्तान को पुरअमन मुल्क बनाया था। इंशाल्लाह महंगाई के खात्मे के लिए नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर वाली मनारे पाकिस्तान की जो स्पीच है, हम सबको साथ लेके चलेंगे। 24 करोड़ आवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तालिब इल्म को स्कॉलरशिप देंगे, लैपटॉप देंगे, मजदूर का हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जिम्मेदार का करेंगे और पाकिस्तान को महंगाई के चुंगल से आजादी दिलाने के लिए इसका आपका रोल प्ले। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया राना अरशद साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, सेनेटर ज्ञान चंद साहब, उसामा रजी साहब, आप तमाम की गुफ्तगू हमने अपने नाज़रीन के सामने रखी। नाज़रीन, मेरी दुआ है कि पाकिस्तान अमन का गहवारा बने। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।